में ऐसी बात आती है, ये विधि विधान में ऐसी बात आती है, तो क्यों आती है? और तब उस क्यों ने मुझे इतिहास के उस अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं कितना सफल हूं, कितना सफल नहीं हूं, इसको इतिहासकार बताएंगे, इसको पाठक बताएंगे, इसको सुधी समीक्षक बताएंगे। लेकिन मैंने कोशिश यही की। मैंने लगातार इतिहास और समाज शास्त्र के बीच के द्वंद्व को तलाशने की कोशिश की। द्वंद्व का अर्थ मित्रों यहाँ कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं है, क्योंकि द्वंद्व ही किसी जाति, किसी समुदाय, किसी समाज के विकास का मूल सूत्र। बिना द्वंद्व के, क्योंकि जब तक एक सही विचार, एक अच्छा विचार और एक दूसरे किस्म का विचार आपस में टकराएंगे नहीं, तब तक उस विचार की सच्चाई का विकास नहीं। मैं ऐसा, तो ये द्वंद्व विकास का बड़ा सूत्र है। और मैंने इतिहास और समाज शास्त्र के उस द्वंद्व के भीतर लोक संस्कृति को देखने की कोशिश की। मित्रों, ढेर सारे प्रश्न आए, गालियों को लेकर प्रश्न आए। गाली तो गाली होती है। मैं उन मित्रों से ये पूछना चाहूंगा कि हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत शिष्ट संस्कृति और शिष्ट सभ्यता में रहते हैं, लेकिन घर का बच्चा कोई गलती करता है तो सबके बीच हमारे मुंह से उनके लिए क्या निकलता है? एक छोटा बच्चा गलती करता है, क्या वो शब्द जो हमारे मुंह से उस बच्चे के लिए निकल रहा है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? राही मासूम रजा का आधा कम। आप सबको, यहाँ तमाम विद्वान बैठे हुए हैं, मालूम है कि जब वो साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए गया और चुन लिया गया, लेकिन शर्त ये लगाया गया कि इसमें से गालियों को निकाल दिया जाए। राही मासूम रजा ने कहा कि यदि उन गालियों को मैं निकाल दूं तो मेरे सारे पात्र मर जाएंगे और उपन्यास खत्म हो जाएगा। जो चीज आप सब जानते हैं कि भाषा का जन्म मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ, और खासकर लोक भाषा का जन्म। इसलिए लोक भाषा में उस तरह का कोई बनावटीपन नहीं। शिष्ट भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द भी अलग आए हैं और साथ ही साथ शब्द बनाए भी गए हैं, लेकिन लोक भाषा में पूरी तरह जिंदगी के भीतर से उनकी आवश्यकता के अनुकूल शब्द बनते हैं। किसी भी लोक भाषा को ले लीजिए, वो चाहे छत्तीसगढ़ का लोक भाषा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, और चाहे दक्षिण का लोक भाषा। और जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ने के लिए वो शब्द जन्मे हैं, तो निश्चित रूप से वो शब्द उनकी जिंदगी का, उनकी संस्कृति का, उनकी जीवन शैली का, उनके अपने समाज का, उनकी अपनी सामूहिकता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ाव पैदा करने वाले शब्द करते हैं।
इसलिए लोक भाषा में गालियां, जिसको हम शिष्ट लोग गाली कहते हैं, उनके लिए वो बहुत सामान्य शब्द है। बहू बैठी है, बेटी बैठी है, पत्नी बैठी है और कोई सम्मानित महिला बैठी है, उनके बीच बहुत आसानी से उस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। और इसलिए हमारे लिए वो शब्द गाली हैं, लेकिन उनके लिए वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जीवन को गति देने वाले वो शब्द है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रूप में उसे देखने समझने की कोशिश करें। मैंने पर्वों के रीति रिवाजों में, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, कई जगह मेरे मन में जब संदेह उत्पन्न हुआ उन रीति रिवाजों को लेकर या अधूरी जानकारी मेरी थी उस संबंध में, तो डॉक्टर साहब से मैं चर्चा करता था और वो उस तरह के जानकार लोगों के बीच गांव में ले जाके चर्चा करवाते थे और 3-3 4-4 घंटा बैठ के हम चर्चा करते थे और तब एक एक बारीक बारीक सूत्रों से उस पर्व का इतिहास खुलने लगता था। मैं झेंझरी की रचना में डॉक्टर साहब का जो सहयोग है उसे नहीं भूल सकता और आप सबके बीच मैं उसे हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका आभार मानता हूँ। और बहुत से लोगों ने मेरे गांव की रिश्तों की भौजाइयों ने, जिनकी उम्र लगभग 65 साल 70 साल की है, उन लोगों से विवाह की एक एक रस्मों को पूछता था। उन लोगों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती थी। मैं नहीं जानता था कि जवारा में पानी डालने के लिए मुंह अंधेरे सवेरे नदी या तालाब से पानी लाने के लिए घर की बड़ी बहू जाती थी और उस साड़ी को पहन के जाती थी। मिट्टी लाते समय जिस साड़ी से उस मिट्टी को ढक के लाया जाता उसको पहन के जाती थी। और मजे की बात ये कि उस महिला के आगे आगे उसका पति झाड़ू लगाते हुए जाता। अद्भुत मातृसत्ता और पितृसत्ता के इस द्वंद्व को कौन सा इतिहास नकार सकता है? कौन सा इतिहास इस द्वंद्व को उठाकर अलग रख सकता है? हमारी परंपराओं में ये चीजें किस तरह मौजूद है और किस तरह समाज का वो अभिन्न हिस्सा बनते हुए और समाज को एक गति देते हुए आगे बढ़ा रहा है। मित्रों, हमारी संस्कृति केवल हमारे धरोहर नहीं है, हमारी संस्कृति हमारा इतिहास भी है, हमारा समाज शास्त्र भी है, हमारा अर्थशास्त्र भी है, हमारी संस्कृति शास्त्र भी है। यानी तमाम चीजों को हम लोक की इन परंपराओं में, लोक की इन संस्कृतियों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी उस पूरी परंपरा को समझते हुए हम मानव मात्र के विकास की गति को, मानव मात्र के भीतर बनने वाले सामाजिक संगठन को, मानव
मात्र के बीच की सामूहिकता को जो आज टूट रहा है, बिखर रहा है, मनुष्य अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। मैंने झेंझरी में लिखा है कई जगह कि मेरे घर के पास में एक लोहारीन रहती थी, बूढ़ी थी, 2 बच्चे हुए, और किसी दिन आके मेरी माँ को वो कहती थी कि दीदी, जेठानी को दीदी बोलते हैं, दीदी आज वो गोटिया घर 3 दिन कमाए हो, बनील नहीं दीस, आज खाए वर कुछ नहीं दीदी, लेकर भूख मर। मेरी माँ घर से निकाल के चावल देती थी कि ये चावल ले जा, जाने का मन जल्दी से बना खुआ। वो संस्कृति हमारी नष्ट हो रही है, और यही संस्कृति मानव में जीने की ताकत पैदा करती थी, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत पैदा करती थी। लोक संस्कृति हमारी वो संस्कृति है जो हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत पैदा करती रही है, और वो संस्कृति आज सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। हम तमाम बुद्धिजीवी हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और उस संस्कृति के माध्यम से फिर से नई संस्कृति को सामूहिकता के उस सूत्र में बांधें, जिससे वो अपने समय से टकरा सके। मैं पुनः सारे वक्ता मित्रों को, जिनने झेंझरी की अच्छी समझ के साथ व्याख्या की है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। विश्वविद्यालय ने सहयोग किया इस आयोजन के लिए। आदरणीय कुलपति जी बहुत व्यस्त रहती हैं, उन्हें कल सुबह ही उनकी फ्लाइट है, बाहर जाना है उनको, और चूंकि 8-10 दिन के लिए बाहर जाना है, जरूरी काम निपटाने के लिए उनको तुरंत मंच छोड़ के जाना पड़ा। मैं आभारी हूँ कि अपनी उस व्यस्त समय के भीतर उनने समय निकालकर हमें सहयोग किया। मैं आप सबका भी, जिसने झेंझरी को पढ़ा, जो नहीं पढ़े हैं वो झेंझरी के बारे में सुनकर और एक नई दिशा के चिंतन की ओर बढ़ने की चेतना अपने भीतर पैदा की, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए